जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो होता क्या है, सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि कोई भी एक स्प्रिंग है, अगर हम उसको बीच में से काट दें, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि किसी भी एक स्प्रिंग को किसी दूसरे स्प्रिंग के साथ हम उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दें, उसके समानांतर क्रम में जोड़ दें, तो किस तरह से जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर जो अप्लाइड फोर्स है वो किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका नीट है, चाहे आईआईटी है, जो प्रीवियस ईयर के में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है उसको स्टडी करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर सीखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक स्प्रिंग है, उसकी साम्यावस्था के अंदर उसकी लंबाई कितनी है, x। ये x लंबाई है, देख पा रहे हो आप, केस 1 और 2 दोनों के अंदर साम्यावस्था के अंदर इसकी लंबाई x है। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। इसमें हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो उसके कारण क्या है, स्प्रिंग की लंबाई है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, इसकी नेचुरल लंबाई है कितनी, x। ठीक है, यहाँ तक इसकी नेचुरल लंबाई है, और नेचुरल लंबाई बढ़ रही है कितनी, ये डेल्टा x लंबाई बढ़ रही है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर क्या होता है कि इस स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाते, डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, तो स्प्रिंग की लंबाई में कमी आ रही है। स्प्रिंग की नेचुरल लंबाई कितनी है, ये है x। ठीक है, और लंबाई में कमी कितनी आ रही है, लंबाई में कमी आ रही है आपकी डेल्टा x। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अगर स्प्रिंग में हम चाहे उसको खींच रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो केस है उसमें हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो केस है उसमें हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी उसको दबा रहे हैं। ठीक है ना। तो हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर चाहे हम उसको खींच रहे हों चाहे उसको दबा रहे हों, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो स्प्रिंग में जो लगने वाला जो फोर्स है वो समानुपाती किसके होता है, डेल्टा एक्स के, यानी कि उसकी जो लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसी के बराबर होता है। और स्प्रिंग फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एस से डिनोट करते हैं। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन के अंदर हम उसकी लंबाई में परिवर्तन लेके आ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में होता है। अब फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में लंबाई में परिवर्तन कौन सी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स आप ही बताइए कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो केस सेकंड है, सेकंड के अंदर इसकी लंबाई में परिवर्तन कौन सी डायरेक्शन में, लंबाई में परिवर्तन तो आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से अपने पास में दो चीजें निकल कर आ गई। क्या क्या निकल कर आ गई कि एक तो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है वो समानुपाती होता है, जितना हम उसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं उसके बराबर। ठीक है, तो एफ एस समानुपाती डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके बाद में जो अपने हुक है उन्होंने देखा कि भाई अलग अलग तरह की जो स्प्रिंग होती है, जैसे किसी के अंदर लंबाई है अलग है, किसी के अंदर उसकी मोटाई अलग है, उसके आधार पर उन्होंने कांस्टेंट दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, एफ एस है वो किसके बराबर होगा, के डेल्टा एक्स, जहां पर के क्या है, के है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और डेल्टा एक्स क्या है, जो स्प्रिंग की जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर। और साथ में यहाँ नेगेटिव साइन दिखाया। नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में जो खिंचाव हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो लगेगा, यानी नेगेटिव साइन सिर्फ उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नियम है वो किसने दिया, हुक ने दिया। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, जो हुक का लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ जो के है, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। डेल्टा एक्स है वो क्या है, डेल्टा एक्स है जो हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसके बराबर है, चाहे वो कंप्रेशन करके जो लेंथ में चेंज आ रहा है या फिर एलोगेशन यानी कि उसको खींच कर उसकी जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, और इस जो फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो देख लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट इन 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, जो हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हमारा जो स्प्रिंग है किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर, यानी कि एक तो आप देखिए आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो सोकर लगा होता है वो भी एक तरह के स्प्रिंग ही है, और एक स्प्रिंग होता है जो आपके पेन के अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है वो भी स्प्रिंग है। तो यहाँ पे क्या किस चीज का चेंज आ रहा है, एक तो उसकी लेंथ का चेंज आ रहा है, एक उसकी थिकनेस का चेंज आ रहा है, एक वहां पर किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। मोटरसाइकिल में जो सोकर लगा है वो अलग मटेरियल का बना है, आपकी जो जो पेन के अंदर जो स्प्रिंग लगी है वो अलग मटेरियल का लगा है। ठीक है, इसके अलावा क्या फर्क है, वहां पर जो सोकर लगा उसका डायमीटर है वो अलग है, यहाँ पर अपना जो पेन के अंदर स्प्रिंग है उसका डायमीटर अलग है। ठीक है, इसके अलावा क्या चेंज है, यहाँ पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने राउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक है, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो क्या है,
आपने अगर हमारी जो लास्ट जो वीडियो है जिसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, अगर वो वीडियो देखी है तो यहाँ भी आपको दोनों में एक रिलेशन है वो बनाने में आसान होगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने देखा था कि फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें हमारा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस था, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसका मास है वो 0 था। सेकंड केस है वो हमने लिया था जब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो मास है वो, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हमने उस स्ट्रिंग को या रस्सी को किस तरह से सोल्व किया था। उस समय हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या मानते हैं, इनको एक ब्लॉक मानकर और फिर उनको मासलेस स्ट्रिंग से आपस में जोड़कर देखते थे। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे स्ट्रिंग जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो स्प्रिंग है उसमें मास है वो 0 हो, ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन क्या आ सकती है कि आपका स्प्रिंग है वो उसका मास है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। दोनों तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है, तो एक बार हम इसे ही डिस्कस करते हैं। आगे अगर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाई तो मैं जरूर आपको बताता हूँ जब स्प्रिंग है उसमें अगर मास m हो तो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमारा केस है जिसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, जब हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर मास है वो 0, तो हमने वहां जो अपनी स्ट्रिंग देखी थी यानी रस्सी देखी थी, रस्सी के अंदर जब हम मास 0 मानते थे तो वहां हम क्या देखते थे, हम देखते थे रस्सी के हर एक बिंदु के ऊपर तनाव बल इक्वल, कि अगर यहाँ पर टेंशन फोर्स टी है तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स टी होगा, मिड में भी टेंशन फोर्स टी होगा, चाहे यहाँ पे टेंशन फोर्स टी रहेगा, चाहे आप रस्सी को सिर्फ इस छोर से खींच रहे हो या इस छोर से खींच रहे हो, किसी भी तरह से खींच रहे हो, अगर रस्सी के अंदर मास m नहीं है तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स है वो समान ही रहने वाला है। इसी प्रकार से चाहे आप स्प्रिंग को उसके एक किनारे से खींचिए किसी F1 फोर्स के द्वारा, तब भी अगर उसमें खिंचाव है वो डेल्टा x लग रहा है तो उसके स्प्रिंग के हर एक पॉइंट के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा, यानी कि आपका जो पॉइंट A है उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो भी इक्वल होगा, आपका जो पॉइंट B है उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो भी इक्वल रहेगा। अब क्या करते हो, आप इसी स्प्रिंग के ऊपर इधर वाली डायरेक्शन में भी F4 से खींचते हो, ठीक है, इसको F2 बोल दीजिए। F2 फोर्स से आप लेफ्ट साइड में खींच रहे हो और F1 फोर्स से आप राइट हैंड साइड में खींच रहे हो। आप चाहे कितने भी फोर्स से खींच रहे हैं, अगर उसमें जो अपना खिंचाव है वो डेल्टा x है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो अभी भी इक्वल किसके होगा, F डेल्टा x। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक स्प्रिंग है जिसकी स्टार्टिंग में लंबाई कितनी है, x है, ठीक है, और आप स्प्रिंग के दोनों सिरों के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो F1 लगा रहे हो और यहाँ से अपना फोर्स लगा रहे हो F2 लगा रहे हो, ठीक है ना। अब स्प्रिंग की लंबाई में कितना परिवर्तन आता है, मान लेते हैं उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसका जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना आ रहा है x1, ठीक है, और आपका राइट हैंड साइड में उसकी स्प्रिंग में कितना चेंज आ रहा है x2, ठीक है। तो अब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स पहले तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका खिंचाव हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स वो किसके बराबर होता है, वो समानुपाती होता है डेल्टा एक्स के अंदर, यानी कि जो लंबाई में चेंज आ रहा है उसके बराबर। तो स्टार्टिंग में लंबाई कितनी थी, स्टार्टिंग में लंबाई थी x, बाद में लंबाई कितनी हो जाती है, बाद में लंबाई हो जाती है इतनी, ठीक है, कितनी है ये x प्लस x1 प्लस x2, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है अपना x1 प्लस x2। तो जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा x1 प्लस x2 के, ठीक है। इसके अलावा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट पे, Fs है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ k x1 प्लस x2 के, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, अगर क्या होता इसी तरह से हमारे जो स्प्रिंग है उसको हम कंप्रेस कर देते, ठीक है, किसी भी फोर्स के द्वारा, ये आपने कर दिया इसको कंप्रेस, ठीक है। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, आप F2 लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आपने लगाया F1 फोर्स, ठीक है। तो अब लंबाई में कितना परिवर्तन आ रहा है, लंबाई में हम देखते हैं स्टार्टिंग से ये पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, यहाँ से इधर वाली तरफ से आप इसके में कितना ला रहे हो x1, इधर वाली तरफ से कितना ला रहे हो, ये ला रहे हो x2। तो स्टार्टिंग में इसका लेंथ कितना था, स्प्रिंग का था x, बाद में कितना हो जाता है, ये टोटल लंबाई x थी ना, तो x माइनस ऑफ x1 प्लस x2, ये माइनस करने पे तो ये वाली लेंथ आएगी ना अपने पास में, तो बाद में है इतना। तो चेंज इन जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितना आ रहा है, वो अभी भी आपके पास में कितना आ रहा है, x1 प्लस x2। अभी भी जो आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स इस कंडीशन में भी हमारा लगेगा Fs समानुपाती कितना है, x1 प्लस x2, ठीक है। लिखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, Fs इक्वल टू माइनस ऑफ k, ठीक है। तो चाहे आप उसके एक छोर के ऊपर फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचे या उसके दोनों किनारों के ऊपर फोर्स लगा के उसको खींचिए या उसको कंप्रेस कीजिए, दोनों ही कंडीशन के अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, खिंचाव कितना है, खिंचाव अपने पास जो टोटल आ रहा है उसको देखना है, इसके अलावा हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि किसी भी स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग के साथ है वो हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
इसमें हमें पढ़ने हैं दो तरह के कनेक्शन। पहला है हमारा सीरीज कनेक्शन और सेकंड है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि एक स्प्रिंग है उसके साथ में उसका जहां किनारा होता है उसके हम दूसरी स्प्रिंग है उसको कनेक्ट कर देते हैं। जबकि पैरेलल कनेक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि समानांतर कनेक्शन, तो इसमें हम किसी एक स्प्रिंग के समानांतर दूसरी स्प्रिंग लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें अपना जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन सिस्टम की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है उसके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों को हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करने के बाद में देखते हैं क्या इनकी वैल्यू आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए। तो मान लेते हैं हमारा जो मास m का जो ब्लॉक है उसके ऊपर हम एक F फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो F फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, F फोर्स लगाने के बाद आप देखिएगा हमारा जो ये सिस्टम है क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं हमारा सिस्टम है किसी समय यहाँ आ गया, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा जो स्प्रिंग K1 है उसमें खिंचाव कितना आ रहा है, ये आ रहा है मान लेते हैं x1। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी स्प्रिंग है उसमें खिंचाव कितना आ रहा है, वो आ रहा है x2। और किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने इसके ऊपर F फोर्स लगाया है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो टोटल खिंचाव है वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है अपना x1 प्लस x2 के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग 1 है उस पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो स्प्रिंग 1 है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये बराबर होगा, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ F1 से। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्प्रिंग में खिंचाव कितना है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, दोनों के बराबर, यानी कि K1 x1 के बराबर। इसी प्रकार से आपकी जो स्प्रिंग 2 है उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2 और स्प्रिंग में खिंचाव कितना है x2, इसी के बराबर है ना। तो यहाँ से आप x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 बराबर आ जाएगा आपका F1/K1 और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगा आपका F2/K2। किसी को डाउट है क्या, यहाँ पर आप F1 = F2 लिख सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो स्प्रिंग है वो अपनी उनका मास है वो क्या है, जीरो मासलेस है ना। तो यानी कि स्प्रिंग के इस छोर के ऊपर यहाँ पर इस किनारे पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इसके इस किनारे पे लगेगा, उतना ही फोर्स इसके इस किनारे पे लगेगा। यानी कि जो अपना स्प्रिंग का जो निकाय है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स है वो इक्वल लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सुधार कर वो लिख देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पर F1 और F2 की जगह क्या कर देते हैं, F कर देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, ये हमारा जो स्प्रिंग का जो निकाय है यानी दो स्प्रिंगों का निकाय है, मैं जिसे इक्विवेलेंट निकाय में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यानी कि जो दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग की जगह मैं यहाँ एक स्प्रिंग कर देता हूँ और आगे आपका जो मास m है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो आपका जो निकाय का जो इक्विवेलेंट आप मान रहे हो उसका जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट x और जो इक्विवेलेंट जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, बराबर आ जाएगी K, इसको K इक्विवेलेंट भी दिखा सकते हो आप। तो ये तीनों x1 x2 और x की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी F/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका F/K1 प्लस F/K2। तो यहाँ से इसको आप फिर से सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो K इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कीजिएगा फिर से 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स किसके बराबर होगा 1/K1 प्लस 1/K2। अगर यहाँ पर n स्प्रिंग आपस में जुड़ी होती है, यानी कि मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट स्प्रिंग है जिसमें x1 खिंचाव है और K1 कांस्टेंट है, आपकी जो दूसरी स्प्रिंग है उसका K2 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और x2 खिंचाव उसमें हो रहा है, आपकी जो तीसरी स्प्रिंग है उसका K3 है, इसी प्रकार से आपकी जो चौथी स्प्रिंग है उसका आप K4 ले रहे हो। इसी प्रकार से n स्प्रिंग आपस में जुड़ी है, तो आप उस कंडीशन में इसका 1/K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, बराबर होगा K4। इसी प्रकार से सारी जितनी भी आप लेने चाहो सारी स्प्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको जनरल में और व्यापक रूप में दोनों तरह से आप इसको दिखा सकते हो। अब देखते हैं इनका पैरेलल कनेक्शन हो तब क्या हो। दोस्तों अब बात करते हैं जब हमारा जो मास m है वो स्प्रिंगों के साथ किसी पैरेलल कनेक्शन के अंदर हो तब क्या होगा। हम हमारा जो ब्लॉक m है इसके ऊपर F फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो आगे की तरफ मूव करेगा और हमारे पास एक सिचुएशन बनकर आएगी। क्या रहेगी वो सिचुएशन, ये हमारा जो सिस्टम है वो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो स्प्रिंग है इसके अंदर खिंचाव किस तरह से आता है, हमारा यहाँ पर K1 और K2 के अंदर यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा ना। इस कंडीशन में आप x की वैल्यू है वो इक्वल देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स F है वो यहाँ पर आप टोटल अप्लाई कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए खिंचाव है वो तो आप देख रहे हो कितने हैं, इक्वल है, परंतु हमारे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग है। इस कारण से यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स जो लगेंगे वो कैसा होगा,
अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि K1 और K2 की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे? वो लगेंगे तो इस डायरेक्शन में, और उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आपका जो F1 है वो बराबर होगा K1x के बराबर, और F2 है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपका K2x के बराबर। ठीक है, परंतु आपका जो टोटल फोर्स F है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपका F1 प्लस F2। ठीक है, आप इस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि K1 और K2 है, इनका इक्विवेलेंट है एक सिस्टम आपके सामने, ये जिसका साथ क्या है, पास M का ब्लॉक कनेक्टेड है, और इस पे हम एक फोर्स है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? आपका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इक्विवेलेंट के अंदर, इसको आप के ई से डिनोट करते हो, और इसमें खिंचाव कितना है? ये आपका x ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो x ही है ना दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से आपकी F1 और F2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? के एक्स या के इक्वलेंट एक्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा K1x प्लस K2x के बराबर। x कॉमन लेके काट देते हैं तो आपके पास में के इक्वलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2। तो यानी कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपके पास में जो इक्वलेंट वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है? K1 प्लस K2 है। के इक्वलेंट है वो किसके बराबर आ रहा है? K1 प्लस K2। याद रह जाएगा। अगर इसी सिस्टम के अंदर आपके पास में n स्प्रिंग है वो जुड़ी है इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग और जुड़ गई, इसके ऊपर एक जुड़ गई, और इस तरह से n स्प्रिंग आपस में जुड़ी है, उस कंडीशन के अंदर के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा K1 प्लस K2 प्लस K और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या स्टडी कर लिया है? हमने पढ़ा है का जो लो है उसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगता है उसके बारे में स्टडी कर लिया। हमने पढ़ लिया कि जो हमारा जो स्प्रिंग है उनका कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास में कितना है? इसको मैं डिनोट करता हूँ K से। ठीक है, आगे चैप्टरों में हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो समानुपाती किसके होता है? 1/L के, यानी कि जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई के 1/L के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे स्प्रिंग की लंबाई है वो बढ़ती जाती है, लंबाई L बढ़ती है, तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो घटता जाता है। अगर स्प्रिंग की लंबाई है वो कम होती है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो, हमारी जो ये स्प्रिंग है इसको हम काट कर दो भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये हमने इसको काट कर दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो मान लेते हैं इस वाले पार्ट की जो लंबाई है वो L/2 है, और इस वाले पार्ट की लंबाई L/2 है। तो इन दोनों पार्ट्स की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए L/2 की है ना, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? अगर क्या होता कि इसी स्प्रिंग को आप काट कर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, 3 बराबर भाग में इसको बांट दिया इसे, है 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो यानी कि टोटल लंबाई L है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितनी आएगी? एक पार्ट की लंबाई L/3 एंड L/3। ठीक है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, 3K एंड 3K। आप कैसे कह रहे हो 3 क्या आएगी? क्योंकि K समानुपाती 1/L है। ठीक है, L की वैल्यू L/3 करेंगे तो ये 3 इधर वाली साइड जाके 3 की आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता कि अगर इस स्प्रिंग को काटकर आप n पार्ट्स में डिवाइड कर देते, यानी कि छोटे n पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो एक पार्ट है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी आपकी लंबाई हो गई L/n है। ठीक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा Nk। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या दे सकता है? आपको जैसे दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाए, जैसे आपकी स्प्रिंग है उसकी जो लंबाई है आपने काट कर एक जो पार्ट है उसका कर दिया L/4 और दूसरे का कर दिया 3L/4, तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसी अनुपात में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू 4K/, इसकी तो हो जाएगी 4K और इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, किसी भी चीज़ से हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ जो कंसेप्ट है उनको याद रखना है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम देख लेते हैं। एक अभी तक हमने स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका जो मात्रक है उसके बारे में स्टडी नहीं किया, वो देख लेते हैं। देखिए जो फोर्स F है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर है Kx के। ठीक है, तो हमारा जो K है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा F/K। अब फोर्स है, फोर्स का जो मात्रक है वो कितना होता है? ये मात्रक होता है न्यूटन के, और K कौन, सॉरी x है ना नीचे, x की वैल्यू किस में है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? ये आएगा मीटर में, न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ गया। ठीक है, आप डायमेंशन इसके नोट कर सकते हो। देखिए न्यूटन है, न्यूटन का जो अपना विमा है वो क्या बनती है? वो बनती है L/T-2। ठीक है, और नीचे क्या है? अपना मीटर है, ये कितना है? L। ठीक है, ऊपर जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? ये आपका पास फाइनली क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा M/T-2। ठीक है,
देख लीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो उन्होंने ऊपर जो केस देखे थे उसके अंदर जो हमारा जो स्प्रिंग और जो मास सिस्टम है वो क्या है, एक समतल में रखा हुआ था। परंतु अभी जो केस हम देख रहे हैं उसमें क्या है, हमारा जो स्प्रिंग और मास सिस्टम है वो लटक रहा है। ठीक है, अब इसमें साम्यावस्था की स्थिति हम क्या देखते हैं। देखिए साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ जो मास m है उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस mg के कारण हमारा जो सिस्टम है वो एक खिंचाव के साथ क्या है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो इन केसों के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में मास कितना दे रखा है, मास है वो 0 है। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा वो पूरी स्प्रिंग के अंदर इक्वल लगेगा, यानी कि जो एफ एस है वो स्प्रिंग के हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल लगेगा। ठीक है, दो चीजें आपको क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किस तरह से करेंगे, आपको क्या करना है, जो ये आपका स्प्रिंग और जो मास सिस्टम है उसको आप क्या मान लेंगे, आपका जो स्ट्रिंग यानी कि जो रस्सी और मास सिस्टम उसके साथ इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने इसे किस तरह से सोल्व किया था, हमने देखा था कि अगर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा जो रस्सी है, रस्सी में टेंशन फोर्स t है वो लग रहा है, और साम्यावस्था की स्थिति के अंदर हम डायरेक्ट लिख दिया करते थे कि mg माइनस टी इक्वल 0। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड जैसे प्रॉब्लम देख रहे हो आप, इसमें हमारा जो स्प्रिंग है उसमें अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा। जैसे यहाँ पर जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के है, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, यहाँ आपको जैसे दे दिया स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे दिया, यहाँ K2 दे दिया। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे, इसको भी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्प्रिंग और मास सिस्टम है इसको चेंज कर लेंगे। जैसे मान लेंगे इसमें मास m है, ये फिर आपका आ गया m है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है, टेंशन फोर्स T1 मान लेना है, और यहाँ पर आपको टेंशन फोर्स T2 मान लेना है। ठीक है, और जिस तरह से पहले साम्यावस्था की स्थिति में फोर्स लगा करते थे वैसे ही हम करेंगे। एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये पुली सिस्टम दे रखा होगा, ये आपका पुली सिस्टम दे दिया, पुली के एक तरफ आपको दे दिया कोई स्प्रिंग लटकती हुई। ठीक है, ये मान लेते हैं पुली के वन साइड आपको दे दिया कि कोई एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ कोई भी मास का ब्लॉक है m लटका हुआ है, और इस पुली के साथ दूसरी साइड से क्या, रस्सी के साथ कोई दूसरा ब्लॉक m लटका है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पूछ सकते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, यानी कि मास m अगर ग्रेटर देन m हो तो किस तरह से सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो पूछा जा सकता है, स्प्रिंग फोर्स उसके बारे में पूछा जा सकता है, टेंशन फोर्स है उसको पूछा जा सकता है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी हम इक्विवेलेंट मान लेंगे। किस तरह से, हमारा जो सिस्टम है उसके दोनों साइड आप मास m1 यानी स्मॉल m और कैपिटल M मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंग है वो किसके साथ जुड़ी है, रस्सी के साथ जुड़ी है। रस्सी का मास आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी रस्सी के हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स है वो इक्वल होगा। टेंशन फोर्स इक्वल होगा तो यहाँ पर जितना टेंशन फोर्स लग रहा है उतना इसी पॉइंट पे टेंशन फोर्स लगेगा, और उस यानी कि उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा। यानी कि इसे आप एक पूरी रस्सी मान के इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स टी मानकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना अपने को। ठीक है, और लास्ट में जब अपने पास टी की वैल्यू आ जाए तो टी को हम रख देंगे स्प्रिंग फोर्स एफ एस के बराबर, और वहां से एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स के बराबर करके हम इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं भी अपने को विचलित नहीं होना है, जब तक कि हमें स्प्रिंग में मास है वो 0 दे रखा है, हम इसको एक रस्सी की तरह ट्रीट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछेगा। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई दो ब्लॉक है जिनके मास आपको दे रखे हैं 5 kg और 10 kg, और दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी स्प्रिंग से, और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 2 न्यूटन मीटर दे रखा है। ठीक है, अगर क्या हो, दोनों ब्लॉकों को हम 1 मीटर है वो खिसका देते हैं सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम जो ब्लॉक है उनको हम खिसका रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन हम क्या ले सकते हैं, चाहे तो आप उनको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर खिसका दीजिए, या उनको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर खिसका दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या होगी, जब हम इनको सेम डायरेक्शन के अंदर खिसका रहे हैं कि यहाँ पर 1 मीटर के ऊपर 1 मीटर के दूरी पे इसको खिसका दिया, तो आप क्या देखोगे, स्टार्टिंग से हमारा 10 kg का जो ब्लॉक है उसको हमने 1 मीटर खिसका दिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो 5 मीटर का जो ब्लॉक है उसको हमने खिसका दिया कितना, 1 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी जो ब्लॉक थी, ब्लॉक की के मध्य की जो स्प्रिंग है उसके मध्य की जो लेंथ है, यानी कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितनी थी, L। ठीक है, अब दोनों ब्लॉकों को हमने 1-1 मीटर है खिसका दिया, तो अब जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, अभी भी एक अपनी L ही है। क्या स्प्रिंग की जो लंबाई है उसमें चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा अपना ए डेल्टा एक्स के। क्या अपना स्प्रिंग की लंबाई में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, जो पहले थी वही है। जब चेंज नहीं आ रहा, तो यानी कि डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो 0 है।
कब? जब हम सेम डायरेक्शन के अंदर 1 मीटर खिसका रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने जो हमारा सिस्टम है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 1 मीटर खिसकाते हैं, 1 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में खिसकाते हैं, तो ये हमारी हो गई सिस्टम है। अभी हम इसको क्या है 1 मीटर खिसका रहे हैं इधर और 1 खिसका रहे हैं, क्यों? देखिए हमने क्या किया, हमारा जो 10 केजी का जो ब्लॉक है उसको हमने इधर वाली तरफ खिसका दिया, कितना? 1 मीटर। हमारा जो 5 केजी का ब्लॉक है उसको हमने इधर खिसकाया, कितना? 1 मीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो है 2 मीटर। ठीक है, तो जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अभी हम अपना स्प्रिंग कांस्टेंट 2 हो गया और इसके बाद में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 मीटर, स्प्रिंग फोर्स आ गया 4 न्यूटन के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक दे रखे हैं जिनके मास है अपने पास में 2m और m, ये किसी स्प्रिंग और स्ट्रिंग के साथ आपस में कनेक्टेड है। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि हमारा जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, हमारा स्प्रिंग है उसमें खिंचाव कितना होगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, एक स्ट्रिंग मास सिस्टम में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पुली है जिसके दोनों साइड हमारे जो ब्लॉक हैं वो लगे हैं। ठीक है, जिनके मास m और 2m है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए हमने वहाँ अच्छे से पढ़ा है कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारा जो ब्लॉक है उस पे मास है वो अलग अलग है, यहाँ पर 2m है और यहाँ पर m है, तो इस वजह से सिस्टम है वो आइसोलेट होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। 2m ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और m ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा और कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा हमारे जो फोर्स लग रहे हैं 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और mg हमारा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेम इसी तरह जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, परंतु इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्प्रिंग फोर्स ना मान के या टेंशन फोर्स ही मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे अपनों ने जो लास्ट वीडियो है उसमें सीखा था कि किस तरह से अपना जो पुली और ब्लॉक सिस्टम है सोल्व करना है, वैसे यहाँ करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू, सबसे पहले 2m ब्लॉक के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2mg माइनस टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है T इक्वल टू ma। स्मॉल m ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाइए T माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी mg इक्वल टू 3ma। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका g/3। यहाँ तक किसी को डाउट है? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रख दो या किसी में भी रख दीजिए, आपके पास में टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मास g प्लस a, और a की वैल्यू कितनी है, g/3 है ना। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा mg, तो यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो 4mg/3 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, टेंशन फोर्स आपका बराबर आ जाएगा 4mg/3। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपना स्प्रिंग फोर्स के बराबर, आपका स्प्रिंग फोर्स Fs के बराबर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया है, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से Fs है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये kx के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4mg/3। ठीक है, अब आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू दी जा सकती है, किसी में m की वैल्यू 1 kg 2 kg दे दिया जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको 2 न्यूटन 4 न्यूटन दे रखा हो, बड़े इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि 2 ब्लॉक है वो आपस में कनेक्टेड है किसी स्प्रिंग और पुली के द्वारा। ठीक है, अभी भी हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक के मास 2m और m दे रखे हैं, तो यानी कि हमारा सिस्टम है वो कौन सी डायरेक्शन में एस्लेट होगा, वो डायरेक्शन में एस्लेट होगा। ये एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। हमने स्ट्रिंग और ब्लॉक वाले सिस्टम में पढ़ा था कि अगर हमारी जो रस्सी है उसमें मास 0 है तो रस्सी के हर एक पॉइंट पे तनाव है वो इक्वल होगा, टेंशन फोर्स इक्वल होगा। ठीक है ना, अगर टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो अपना अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है Fs वो किसके बराबर होगा, Fs अपना बराबर होगा 2t के बराबर। ठीक हो, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब बड़ा ही सिंपली हम इसमें क्या लगाते हैं, अपना जो इक्वेशन मोशन लगाते हैं सोल्व करते हैं। एक तो आपके पास इक्वेशन आ गई ये, mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, 2mg इस डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर से mg इस डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों की इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले 2m ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma इक्वेशन 2। स्मॉल m ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा t माइनस mg इक्वल्स टू ma इक्वेशन 3। 2 एंड 3 को आप कर दीजिएगा एड, आपके पास में क्या आ जाएगा, mg इक्वल्स टू 3ma। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, g/3। एक्सेलरेशन भी आ गया।
टेंशन फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ रखिएगा, टेंशन फोर्स अपने पास आ जाएगा T इक्वल्स टू एम जी प्लस ए करेंगे, तो जी प्लस ए, जी की वैल्यू जी/3 करेंगे, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूरी कैलकुलेट किया ना, वही तो आएगा 4mg/3। ठीक है, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये टी की वैल्यू यहाँ रखिएगा, तो स्प्रिंग फोर्स आपके पास में आ जाएगा 2 टाइम्स है ना टी का, तो यहाँ से 8mg/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि प्रारंभ में हमारा जो निकाय साम्यावस्था के अंदर है, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है, जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आप इस रस्सी को काटते हो ए और बी के बीच में से, तो हमारा जो ब्लॉक ए और बी है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। आप जरा इमेजिन कीजिए, रस्सी काटने से पहले और रस्सी काटने के जस्ट बाद। रस्सी काटने से पहले तो हमारा सिस्टम उस साम्यावस्था में है, जहां वहीं का वहीं से रस्सी काटोगे तो ये आपका जो ब्लॉक ए है इस जो अपना स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, और जो आपका ब्लॉक बी है जो कि यहाँ पर है, तो जैसे ही रस्सी काटेंगे तो ए और बी के बीच में यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ जो तनाव बल लग रहा है, वो सबसे पहले तनाव बल है वो 0 होगा। ठीक है, हमारा जो ब्लॉक बी है उस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पर और फोर्स कौन सा लगेगा, सिर्फ mg लगेगा। ठीक है, सही बात है भाई। तो हमारा जो ब्लॉक बी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो, फोर्स कितना है mg लग रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के, यानी कि इसका जो ब्लॉक बी है इसका एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर। ठीक है, आप ये बताइए कि हमारा जो ब्लॉक ए है वो कौन सी तरफ जाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स तो लग ही रहा है, यहाँ पे देखिए टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लग रहा है ना। जैसे ही ये टेंशन फोर्स आप यहाँ से हटाओगे, जैसे ही टेंशन फोर्स यहाँ से हटाओगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपनी ओर लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ब्लॉक ए है उसका किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास में क्या बन के आएगी, यहाँ पे इक्वेशन आएगी आपकी Fs इक्वल्स टू m, यानी मास ऑफ ब्लॉक ए और मास ए का एक्सीलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, परंतु अभी हमारे पास में जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो कितना है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करोगे, जब हमारा सिस्टम साम्यावस्था की कंडीशन में था वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर m पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स t अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स t यहाँ इसका फिर से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ब्लॉकों की हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक की लिखिएगा, क्या आएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा mg माइनस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाएंगे, क्या आ जाएगा, t प्लस mg माइनस fs इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आपका आ रहा है 2mg के बराबर, 2mg के बराबर आ रहा है ना। तो ये वैल्यू यहाँ रखिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, 2mg के बराबर है ना, mg इक्वल्स टू m यहाँ से जो ब्लॉक ए है उसका एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, 2g के बराबर आ जाएगा। समझे क्या होगा, आपका ब्लॉक बी है वो तो क्या जी एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जबकि ब्लॉक बी है वो 2g एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि प्रारंभ में हमारा जो निकाय है वो साम्यावस्था में है। ठीक है, साम्यावस्था के अंदर हम ब्लॉक m और 2m के बीच की जैसे ही रस्सी काटते हैं उसके बाद हमारा जो ब्लॉक a, b और c का एक्सेलरेशन क्या होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही हम रस्सी काटते हैं उसके बाद में होता क्या है। ये हमारा जो ब्लॉक, इसको मान लेते हैं a, ये है b और ये है आपका c। दिक्कत है, ये मास m है जिसका a है, इसके बाद में आपका जो ब्लॉक m दोनों किससे स्प्रिंग से जुड़े। ठीक है, ये ब्लॉक आपका c आ गया, b है और c है। ठीक है, जैसे ही हम रस्सी काटते हैं तो यहाँ जो पहले टेंशन फोर्स लग रहा था, टेंशन फोर्स यहाँ t लग रहा था, ठीक है, ये टेंशन फोर्स t है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब सिस्टम पे क्या क्या लगेगा, ये हमारा जो b और c है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से जाएंगे किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि हमारा जो ब्लॉक m है जो यानी कि ए ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ब्लॉक ए तो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि बी और सी जाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इनकी साम्यावस्था के अंदर इक्वेशन बनाते हैं और फिर इनकी जो जब रस्सी काट देते हैं उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सोल्व करेंगे। साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में हमारा जो ब्लॉक m है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ एक mg फोर्स लगेगा, यहाँ 2mg लगेगा। ठीक है, और एक mg लगेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है Fs।
देखिए, अगर आपको स्प्रिंग जो फोर्स है वो अलग अलग भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, कैसे भी कर लीजिए। मैं इसको Fs1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको आप बोल देते हैं Fs2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब साम्यावस्था के अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो ब्लॉक ए है उसके लिए क्या होगा। ब्लॉक ए के लिए हमारा जो टेंशन फोर्स टी, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक चीज और देख बताता हूँ, टेंशन फोर्स टी प्लस एम जी माइनस Fs1, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ब्लॉक बी के लिए बात करें इक्वेशन क्या आएगी, ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन आ जाएगी अपना, देखिए टी प्लस 2mg, लिख दिया ना, पहले नीचे वाला लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में और लगेगा Fs2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका Fs2 प्लस 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में आपका जो Fs2 इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आपका Fs2 माइनस mg, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। इस इक्वेशन को अगर चाहे आप इनमें स्ट्रिंग मान के करते और यहाँ पर टेंशन फोर्स T1 T2 मान के करते तब भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, ठीक है। परंतु मैं Fs1 Fs2 ही लिख देता हूँ, आपको जैसे सही लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं ब्लॉकों के और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, अपने पास में क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्लॉक ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ए पर लग रहा है अपना, एक तो Fs है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एक उसका खुद का मास है उसकी वजह से mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और Fs1 की वैल्यू अपने पास में 4mg है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखिए क्या आ जाएगा, Fs माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक ए एंड का एक्सेलरेशन। Fs की वैल्यू 4mg यहाँ रखेंगे तो 4mg माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3mg इक्वल्स टू MAA। तो यहाँ से ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अपने पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3g के। इसी प्रकार से दोस्तों अपना जो ब्लॉक बी और सी है इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सोल्व करते हैं। ब्लॉक बी है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स Fs2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना है। देखिए अभी तक हमें देखने में ये लग रहा है कि स्प्रिंग बी और ब्लॉक बी और सी है स्प्रिंग के साथ आपस में कनेक्टेड है, तो एक ही एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। परंतु हम क्या है इनके एक्सेलरेशन अलग अलग मानते हैं, हो सकता है अलग अलग हो, अभी चेक कर लेंगे कितना होगा। ब्लॉक बी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए बी। यहाँ पर हम क्या है कि जस्ट बाद की बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है ब्लॉक बी और सी को भी साम्यावस्था में आना बाकी है, ठीक है। इसलिए मैं इसका एक्सेलरेशन ए भी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये अपना बराबर हो जाएगा 2mg प्लस Fs2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2MAP, ठीक है। Fs2 की वैल्यू क्या है, Fs2 की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है, कितना है, mg के बराबर है ना यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से अपना वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ गया अपने पास में, यहाँ पे mg वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 3mg इक्वल्स टू 2ma भी आ गया। तो यहाँ पर जो ब्लॉक बी है उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3g/2, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात करते हैं ब्लॉक सी के बारे में। ब्लॉक सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए उसका मास तो है m, नीचे की तरफ लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, Fs2, ठीक है। ब्लॉक सी की बात करें तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में, mg माइनस Fs2, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसका c का ac मान लेते हैं, MAC आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आता है, Fs2 की वैल्यू कितना है, mg यहाँ रखिएगा, mg माइनस mg हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ जाता है, क्या आ जाता है कि आपका जो ब्लॉक ए है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ब्लॉक बी है वो जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ब्लॉक सी है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है 0। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना अपनों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखिए कितना है, 3g/2 और इसका 3g है ना, और ये 3g/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।